नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बॉलीवुड के या भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर कलाकार मनोज कुमार, जिनका मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया है। उनका निधन 87 साल की उम्र में हुआ है। इनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार से ये इंडस्ट्री में आए और फिर उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने अपने संघर्ष की कहानियाँ लिखी और भारत में सबके दिलों में राज करने के लिए मजबूर कर दिया। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है, जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेज लगातार चल रही हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्टर मनोज कुमार के बारे में जानते हैं कि एक्टर मनोज कुमार कौन थे, कैसे भारतीय सिनेमा में उन्होंने एंटर किया। हम बता दें कि वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उनके देशभक्ति गीत आज भी प्रमुख देशभक्ति कार्यक्रमों में चलाए जाते हैं, या ऐसे भी जब आपका मन करता होगा या आप किसी संवाद में रहते होंगे, वहाँ पे उनके गीतों को आप गुनगुना लेते हैं। इनके कई सारे गीत हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूर्व पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्मों में से एक रही हैं। फिल्मों में उनका कैरियर बहुत ही शानदार रहा है। मनोज कुमार के बेटे हैं कुणाल गोस्वामी ने अपने पिता के बारे में बताया कि उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। यह भगवान की कृपा है कि उन्हें आखिरी समय में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। भाई, देशभक्त जो होगा उसको बहुत ज़्यादा परेशानी तो होगी भी नहीं। शांतिपूर्वक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनका अंतिम संस्कार भी किए जाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मनोज कुमार काफ़ी समय से डिकम्पेंसेटेड लीवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मनोज कुमार के अगर हम पुरस्कारों की बात करें, जो सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में 7 बार सम्मान प्राप्त हुआ। यानी कि मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी इनके लिए बनी थी। पहला फिल्म फेयर अवार्ड इनको 1968 में उपकार फिल्म के लिए दिया गया था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे। उसके बाद उन्हें 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। उनकी मृत्यु के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पे लिखा, महान अभिनेता और फिल्म निर्माता श्री मनोज कुमार जी के निधन से बहुत दुख हुआ है। वह भारतीय सिनेमा के प्रतीक थे, जिन्हें विशेष रूप से उनके देशभक्ति के उत्साह के लिए याद किया जाता था, जो उनकी फिल्मों में भी झलकता था। मनोज जी के कार्यों ने राष्ट्रीय गौरव की भावना को प्रज्वलित किया है और यह पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ऐसा एक आर्टिकल लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति प्रार्थना की। मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गोस्वामी था। 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, ब्रिटिश इंडिया, जो अब के समय में अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनवा, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इलाका है खैबर पख्तूनवा, वहाँ उनका जन्म हुआ था। क्योंकि 1937 में तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 1947 में भारत विभाजन हुआ और फिर उसके बाद पाकिस्तान एक छोटा सा टुकड़ा हमारे देश से अलग होकर चला गया। एबटाबाद वही जगह है, आपको याद दिला दूं कि एक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, जहां 2 मई 2011 को अमेरिका ने उसे मारा था। मनोज कुमार जब 10 साल के थे तब 1947 में उनके छोटे भाई कुक्कू का जन्म हुआ था। तबीयत बिगड़ने पर 2 माह के भाई और मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था कि तभी दंगे भड़क गए थे। क्योंकि उस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था। भारत का विभाजन होके तो दंगे हुए थे, हजारों लाखों लोगों की जान गई थी। उसी समय ये अपने माँ और अपने भाई के साथ अस्पताल में थे। हर तरफ अफरा तफरी मची और अस्पताल का स्टाफ जान बचाकर भागने लगा।
जैसे ही सायरन बजता था तो डॉक्टर और नर्स बचे हुए थे वे अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। ऐसे में सही इलाज ना मिल पाने के चलते मनोज कुमार के 2 माह के भाई ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। माँ की भी हालत उस समय बहुत ज़्यादा नाजुक थी, वो तकलीफ में चिल्लाती रहती थी, लेकिन कोई डॉक्टर या नर्स उनका इलाज नहीं करता था क्योंकि परिस्थितियाँ उस समय बनी ही ऐसी थी कि खुद की जान लोग बचाना चाहते थे। एक दिन ये सब देखकर मनोज इस कदर नाराज़ हुए कि उन्होंने लाठी उठाई और अंडरग्राउंड जाकर डॉक्टर्स और नर्स को पीटना शुरू कर दिया। मनोज तब सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन उनसे माँ की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। पिता ने उन पर काबू पाया और परिवार ने जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर दिया। उनका परिवार जंडियाला शेर खान से पलायन कर दिल्ली पहुंच चुका था, जो भारत की अब राजधानी बन चुकी थी। यहाँ उन्होंने 2 महीने रिफ्यूजी कैंप में बिताए। रिफ्यूजी कैंप का मतलब होता है कि जो शरणार्थी होते हैं या पाकिस्तान से आए लोग होते हैं, उन्हें वहाँ पे रखा जा रहा था। दिल्ली में आज भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। जो लोग दूसरे देशों से चल के आते हैं, पाकिस्तान हुआ, म्यांमार हुआ, वो लोग आज भी जो हैं वो उस शरणार्थी कैंप में बने हुए, जम्मू कश्मीर से पलायन कर कश्मीरी पंडित आज भी वहाँ पे दिल्ली में बने हुए हैं। इसी प्रकार ये भी रिफ्यूजी कैंप में रहने लगे। समय बीता और दंगे कम हुए। पूरा परिवार जैसे तैसे दिल्ली में ही बस गया, जहाँ मनोज की पढ़ाई शुरू हुई और पूरी पढ़ाई हो गई। उन्होंने स्कूल के बाद हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और नौकरी की तलाश में लग गए। एक दिन मनोज कुमार काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो में टहल रहे थे कि उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। मनोज ने बताया कि वो काम की तलाश कर रहे हैं, तो वो आदमी उन्हें साथ ले गया। उन्हें लाइट और फिल्म शूटिंग में लगने वाले दूसरे सामानों को ढोने का काम दे दिया। धीरे धीरे मनोज के काम से खुश होकर उन्हें फिल्मों में सहायक के रूप में काम दिया जाने लगा। फिल्मों के सेट पर बड़े बड़े कलाकार अपना शॉट शुरू होने से बस चंद मिनट पहले पहुंचते थे। ऐसे में सेट में हीरो पर पड़ने वाली लाइट चेक करने के लिए मनोज कुमार को ही हीरो की जगह खड़ा कर दिया जाता था, जिससे पूरी सेटिंग कर ली जाए कि कैसे कैसे शूटिंग करनी है। एक दिन जब लाइट टेस्टिंग के लिए मनोज कुमार हीरो की जगह खड़े हुए थे, लाइट पड़ने पर उनका चेहरा कैमरे में इतना आकर्षक लग रहा था कि एक डायरेक्टर ने उन्हें 1957 में आई फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दे दिया। रोल छोटा जरूर था, लेकिन गेम चेंजर हो गया, लाइफ चेंजर हो गया, हिस्ट्री चेंजर हो गया। मनोज कुमार कुछ मिनट की एक्टिंग में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। उसी रोल की बदौलत मनोज कुमार को फिल्म कांच की गुड़िया 1960 में जो बनी थी में लीड रोल मिल गया। पहली कामयाब फिल्म देने के बाद मनोज ने बैक टू बैक रेशमी रुमाल, चांद, बनारसी ठग, गृहस्थी, अपने हुए पराये, वो कौन थी जैसी फिल्में लगातार देने लगे। बचपन से ही मनोज कुमार दिलीप कुमार के बड़े प्रशंसक थे। दिलीप साहब की फिल्म सबनम जो 1949 में आई थी, मनोज कुमार को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उसे कई बार देखा। फिल्म में दिलीप कुमार का नाम मनोज था। जब मनोज कुमार फिल्मों में आए तो उन्होंने दिलीप कुमार के नाम पर ही अपना नाम भी मनोज कुमार कर लिया। इनकी कई बड़ी फिल्में हैं, जिनमें क्रांति 1981 में आई थी, रोटी कपड़ा मकान 1974 में आया था, शोर नाम की एक फिल्म आई थी 1972 में, पूरब पश्चिम फिल्म आई थी जिसको आज भी लोग देखते हैं 1970 में आई थी, एक फिल्म थी शहीद 1965 में आई थी, उपकार की जिसकी हमने बात की, जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड 4-5 अवार्ड से पाए थे, तो 1967 में आई थी, और एक फिल्म थी पत्थर के सनम, ये 1967 में आई थी। ऐसी बहुत सारी उन्होंने फिल्में दी। 1965 में मनोज कुमार देशभक्ति पर बनी फिल्म शहीद में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह के रोल में नजर आए थे। फिल्म ज़बरदस्त हिट रही और इसके गाने ए वतन हमको तेरी कसम, सरफरोशी की तमन्ना और मेरा रंग दे बसंती चोला काफ़ी पसंद किए गए। मैंने शुरू में ही बताया कि इनके ऐसे कुछ गाने हैं जो आज भी लोग मंचों से गाया करते हैं। कोई ऐसा फंक्शन होता है जहाँ देश प्रेम वाली बात हो तो इनके गानों को बजाया जाता है। ये फिल्म लाल बहादुर शास्त्री की बेहद पसंद आई। शास्त्री जी ने नारा था जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने मनोज को इस नारे पर फिल्म बनाने की सलाह दे दी। इस पर मनोज ने फिल्म उपकार बनानी शुरू कर दी, जो 1967 में बनी थी। हालांकि उन्हें फिल्म लेखन या डायरेक्शन का कोई अनुभव ही नहीं था। एक दिन मनोज कुमार ने मुंबई से दिल्ली जाने के लिए राजधानी ट्रेन की टिकट खरीदी और ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में बैठे बैठे ही उन्होंने आधी फिल्म लिखी और लौटते हुए आधी। इस फिल्म से उन्होंने बतौर डायरेक्टर करियर की दूसरी पारी शुरू की। आगे उन्होंने पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा मकान जैसी कई सारी देशभक्ति फिल्में बना दी। उपकार 1967 की सबसे बड़ी फिल्म थी। फिल्म का गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती आज भी सबसे बेहतरीन देशभक्ति गानों में गिना जाता है। फिल्म में मनोज कुमार का नाम भारत था।
फिल्म के गाने की पॉपुलैरिटी देखते हुए मनोज कुमार को मीडिया ने भारत ही कहना शुरू कर दिया, यानी कि इनका उपनाम बन गया भारत, जो हमारे देश का नाम है भारत, और उन्हें भारत कुमार कहा जाने लगा। मनोज कुमार से ये भारत कुमार बन चुके थे। इन्होंने अपने निर्देशन में बनी फिल्म क्रांति 1981 में दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया था। उपकार लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर बनी थी, लेकिन वे इसे देख नहीं सके। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में जो उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए थे, वे लौटने के बाद फिल्म उपकार देखते, लेकिन ताशकंद में ही इंडो पाकिस्तान वार में शांति समझौता साइन करने के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है, और जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है कि उनकी मौत हुई थी या उनकी हत्या की गई थी या कोई साजिश थी, वो आज तक नहीं पता चल सका। उनकी मौत के एक साल बाद 11 अगस्त 1967 को फिल्म रिलीज हुई। शास्त्री जी को फिल्म न दिखा पाने का अफसोस मनोज कुमार को पूरी उम्र लगा रहा। मनोज कुमार की सैलरी की बात करें, कितना वो कमाते थे, तो मनोज कुमार साल 1960 और 1970 के दशक के सबसे सफल एक्टर्स के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि अपने संघर्ष के दौरान उन्होंने कई स्टूडियोज में घोस्ट राइटर के रूप में काम किया था। इसके लिए उन्हें हर सीन के लिए 11 रुपये मिलते थे। मिड डे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि 19 साल की उम्र में मैं साल 1956 में पहली बार मुंबई आया था। मैंने फैशन नाम की फिल्म की, जिसमें मैं 90 साल का भिखारी बना था। उसके बाद फिल्मिस्तान ने मुझे 450 रुपये महीने पर काम पर रख लिया। मैंने सहारा और रेशमी रुमाल जैसी मूवीज की, जिसके बाद मुझे हरियाली और रास्ता का ऑफर विजय भट्ट ने दिया। दोनों फिल्मों के बदले मुझे 11,000 रुपये प्रति फिल्म फीस मिली थी। जैसा कि हमने बताया कि कई सारी फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया। साल 1981 में आई फिल्म क्रांति को हिंदी सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्मों में गिना जाता है। यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और रिलीज के बाद कई कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने काफ़ी बड़े त्याग किए। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म की फंडिंग के लिए जुहू स्थित अपनी ज़मीन तक बेच दी थी। उन्होंने दिल्ली वाला अपना घर भी फिल्म के लिए कुर्बान कर दिया। तमाम मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद मनोज कुमार ने क्रांति को पूरा किया और करीब 3 करोड़ रुपए में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए की ज़बरदस्त कमाई की थी। यानी कि रिस्क और इश्क फिल्मों से इनका सफल रहा। इनका एक वाकया मनोज कुमार से भी जुड़ा हुआ है। मनोज कुमार से नहीं, अमिताभ बच्चन जी से, ठीक है, जिन्हें बिग बी के नाम से जानते हैं। एक दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। फिर क्या था, उनका करियर डूब रहा था। 1970 के दशक में जब अमिताभ बच्चन लगातार असफलताओं से हताश होकर मुंबई छोड़कर दिल्ली लौटने का मन बना चुके थे, तब मनोज कुमार ने उन्हें रोका। मनोज कुमार ने एक BBC को इंटरव्यू में बताया था कि लोग अमिताभ को ताने मार रहे थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह लंबा चौड़ा नौजवान एक दिन बड़ा सितारा बनेगा। उन्होंने अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान 1974 में अमिताभ को मौका दे दिया। यह फिल्म हिट रही और अमिताभ के करियर को नई दिशा मिली। मनोज की यह दूरदर्शिता बाद में सच साबित हुई जब अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में बॉलीवुड के शिखर पर पहुंच गए। मनोज कुमार न सिर्फ देशभक्ति के लिए जाने गए, बल्कि अपने साहस के लिए भी मशहूर थे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, तो मनोज कुमार ने इसका खुलकर विरोध किया। इमरजेंसी में विरोध इनको भारी पड़ गया। कहा जाता है कि सरकार ने उनसे प्रो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्री बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, जिसके कारण उनकी फिल्म 10 नंबरी पर रोक लगा दी। मनोज डरे नहीं और सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ा। वे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे फिल्म निर्माता और अभिनेता रहे जिन्होंने सरकार से कानूनी जंग जीती और अपनी फिल्म को रिलीज करवाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि वह हिंदी सिनेमा के निडर अभिनेता और निर्माता भी थे। मनोज कुमार का भगत सिंह के प्रति लगाव बेहद खास था। फिल्म शहीद 1965 में बनाने से पहले वे भगत सिंह की मां विद्यावती से भी मिलने गए थे, जो उस वक्त अस्पताल में भर्ती थी। इस मुलाकात के दौरान मनोज भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। विद्यावती ने कहा था, तू तो बिल्कुल भगत जैसा लगता है। इस मुलाकात ने मनोज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने भगत सिंह के किरदार को पर्दे पर उतार दिया। शहीद ने उन्हें देशभक्ति फिल्मों का प्रतीक बना दिया और इसके गाने थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, आज भी लोगों के कानों में गूंज रहे हैं। उम्मीद है कि मनोज कुमार जी के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारियाँ तो इनके लिए घंटों का लेक्चर लिया जा सकता है, लेकिन उतना ही हम पढ़ेंगे जितना हमें जानना जरूरी है।
तो इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को हमने आपको बताया। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके अपने विचार भी मनोज कुमार के बारे में बता सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए एमपीएस हिंदी के साथ जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से लेक्चर मेथड द्वारा जो क्लासेस चल रही हैं उनको सुन के अपने हाथ से कलम से अपनी नोटबुक में वन लाइनर फैक्ट्स बना सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।